फ्रेंड्स, तो अब तक हमने पढ़ा प्रपोज़ल के बारे में और एक्सेप्टेंस के बारे में। कब प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस बनता है ये मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज़ मेड सिग्निफाइज हिज assent thereto, द प्रपोजल इज said टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। तो जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब वो प्रॉमिस बन जाता है। अब यहाँ पर प्रपोजल के कुछ सिग्निफिकेशंस देखते हैं, इसके क्या हैं एसेंशियल पॉइंट्स। तो देखिए, प्रपोजल के लिए सबसे पहले दो पार्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक वो पर्सन जो प्रपोजल देता है, दूसरा जो उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो जो प्रपोजल देता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रॉमिसर, और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉमिसी। तो प्रपोजल कौन देता है? प्रॉमिसर, और उसे एक्सेप्ट कौन करता है? प्रॉमिसी, ठीक है। प्रपोजल का तो पहला सिग्निफिकेशन क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है प्रपोजल का, कि दो पार्टीज़ होनी चाहिए। दूसरा क्या है इसका, कि सिग्निफाइज, ये हमने देखा था कल प्रपोजल की डेफिनेशन में। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, तो इसका सेकंड एसेंशियल क्या है? सिग्निफाइज। तो जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है, मतलब कि जो प्रपोजर है, वो अपनी जो विल है, अपनी विलिंगनेस है, वो प्रॉमिसी को सिग्निफाइज करता है। तो इस पर हमारे काफ़ी केसेस हैं। एक लैंडमार्क केस है उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पोमेल 1942, ठीक है। ये ER इंग्लैंड रिपोर्टर का केस है। इस केस में क्या हुआ था, एक फॉर्म थी जिसमें कि आग लग गई थी, तो उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया। उसने सोचा कि जो फायर ब्रिगेड की सर्विस है वो फ्री है, ठीक है। उसने उससे पूछा नहीं था, और क्या कहते हैं, बस उसको बुलाया कि आग लग गई है, आप हमारे आके आग को बुझा दीजिए। तो फायर ब्रिगेड वाले ने आके आग को बुझा दिया, ठीक है। अब उसने उससे फीस मांगी अपनी, तो उसने बोला कि मुझे तो लगा कि आपकी सर्विस फ्री है। तो उसने बोला कि नहीं, ये सर्विस फ्री नहीं है। तो उसने बोला कि आपको हमें बताना चाहिए था। उसने बोला कि ये एक इम्प्लाइड प्रॉमिस था कि आप मुझे इसके लिए पे करोगे। अगर हम आपको नहीं बताते हैं तो ये इम्प्लाइड एक सीधी बात है, अगर हम किसी को कोई सर्विस देने के लिए बुला रहे हैं तो उसको उसका पे करना पड़ेगा। अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि एक इम्प्लाइड प्रॉमिस था। तो हमें कहाँ से पता चलता है कि प्रॉमिस जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है। तो ये सेक्शन 9 बताता है। आप सेक्शन 9 में चलिए। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? प्रॉमिस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड इन सो फार एज प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। मतलब जबकि प्रपोजल को या एक्सेप्टेंस को जब वर्ड में बोला जाता है, ठीक है, या तो लिखकर या बोलकर, तो वो क्या कही जाती है? वो एक्सप्रेस प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस कहा जाता है। और जबकि उसको वर्ड्स के अलावा कैसे भी, मतलब कि कंडक्ट से अगर बोला जाए या दिया जाए तो वो होती है हमारी इम्प्लाइड प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों पर एप्लीकेबल होता है। तो प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड भी हो सकते हैं और एक्सप्रेस भी हो सकते हैं। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि प्रॉमिस जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट एसेंशियल क्या है? नेक्स्ट एसेंशियल है कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका नेक्स्ट एसेंशियल है कम्युनिकेशन। वही कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। हाँ, अब इसका एक और देखते हैं, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। तो इसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, ठीक है। सेक्शन 4 में बताया गया है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो ये देखिए, ये यहाँ कह रहा है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड।
जब कम्युनिकेशन जिस पर्सन को की जाती है उस पर्सन को वो कम्युनिकेट हो जाती है तो प्रपोजल क्या है, कम्युनिकेट हो जाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। ए बी को एक लेटर भेजता है कि मुझे आपका हाउस खरीदना है, ठीक है। हाउस खरीदने के लिए वो उसको एक लेटर सेंड करता है। अब जैसे ही ये लेटर बी के पास पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही मतलब जिस पर्सन को भेजा गया है उस पर्सन के नॉलेज में जैसे ही आ जाएगा वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करना है कि कम्युनिकेशन हमेशा एक्सेप्टेंस से पहले होना चाहिए। इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए एक पॉइंट ये है, द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी कंप्लीट बिफोर द एक्सेप्टेंस। इसको एक सीधे एक केस की तरफ, एक केस लेकर समझते हैं। एक लैंडमार्क केस है लालमन शुक्ला, आप सभी ने सुना होगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, 1913 का ये केस है। इस केस में क्या होता है, एक सर्वेंट होता है, उसका जो मालिक होता है उसका जो नेफ्यू होता है वो खो जाता है। तो वो अपनी जो सर्वेंट होता है उसको भेजता है कि जाइए आप ढूंढ कर लाइए मेरे नेफ्यू को। उसके बाद वो एक मतलब एक डिक्लेरेशन करता है कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा वो उसको इनाम देगा, 500 रुपये का इनाम देगा, ठीक है। अब जो नौकर होता है वो ढूंढ के ले आता है उसको। अब उसको कुछ टाइम बाद पता चलती है कि जो मालिक हैं उन्होंने ऐसे 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 एक ऑफ़र निकाला था। तो फिर वो अपने मालिक से डिमांड करता है कि मुझे दीजिए 500 रुपये, मैं ढूंढ के लाया। तो उसने बोला कि तुम्हें तो इस ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। तो अब वो कोर्ट में जाता है, अपने मालिक पर केस कर देता है, ठीक है। अब कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि जब मालिक ने ये ऑफ़र निकाला था, जब ये प्रपोज़ल दिया था लोगों को, तो क्या आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया था? तो उसने बोला नहीं। तो उसने बोला जब आपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक पॉइंट है, द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सेप्टेंस, कि आपको पहले प्रपोजल की नॉलेज तो होनी चाहिए थी, तभी तो आप उसे एक्सेप्ट करते, आपको तो नॉलेज ही नहीं थी। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि जब आपको नॉलेज ही नहीं थी तो आपने उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया। जब आपके पास प्रपोजल की नॉलेज नहीं थी तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही हेल्ड हुआ था इस केस में। आगे चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। इसका थर्ड एसेंशियल है विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। वही कुछ काम करने के लिए भी हम बोल सकते हैं और कुछ काम नहीं करने के लिए भी बोल सकते हैं। अब फोर्थ इसका एसेंशियल है व्यू टू ऑब्टेन असेंट। ये इसका फोर्थ एसेंशियल है कि उसकी असेंट लेने के लिए हम प्रपोजल को निकालते हैं। हम प्रोमिसी की एसेंट लेने के लिए, ठीक है, प्रोमिसी की एसेंट कोई काम करने या ना करने के लिए, उसकी एसेंट लेने के लिए, ठीक है, उसकी स्वीकृति लेने के लिए हम प्रपोजल देते हैं। तो इसका फोर्थ एसेंशियल यही है, व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। अब इसमें यही है कि उसकी एसेंट लेने के लिए। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि mere supply of information या mere question of price is not a proposal, ठीक है, ये प्रपोजल नहीं है। मतलब अगर कोई आपसे सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है या कोई क्वेश्चन या किसी चीज़ का प्राइस पूछ रहा है तो आप उसको ये नहीं कह दोगे कि इसने प्रपोजल दिया है। इसके ऊपर हमारा एक केस है हार्वे वर्सेस फेसी, हार्वे वर्सेस फेसी, ठीक है, 1893। इसको बम्पर हॉल पेन केस के नाम से भी जाना जाता है, ये फेमस है इसी नाम से। तो इस केस में क्या हुआ था, एक
बम्पर हॉल पेन एक जगह थी, तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को एक टेलीग्राम किया, उसमें उससे पूछा विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन, तो एंड और उसने साथ में ये भी पूछा कि इसका लोएस्ट प्राइस क्या है वो भी बताइए। ठीक है, तो जो डिफेंडेंट था उसने एक 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें कि विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो डिफेंडेंट था उसने सिर्फ लोएस्ट प्राइस बताया, 900 पाउंड लोएस्ट प्राइस बताया, उसने पहले क्वेश्चन का इसमें कोई आंसर नहीं दिया था। तो जो कि प्लेंटिफ है उसने इसको स्यू किया कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बाद में उसने बेचने से मना कर दिया, उसने बोला कि ठीक है मैं एग्री हूँ इसको ख़रीदने के लिए 900 रुपये में। ठीक है, तो डिफेंडेंट ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं बेचना, तो उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको स्यू कर दिया। तो अब वो कोर्ट में उसको लेकर गया, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यहाँ पर आपने प्लेंटिफ ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं डिफेंडेंट से कि आपकी बम्पर हॉल पेन का प्राइस क्या है और आप इसको बेचना चाहते हैं, तो सिर्फ जो डिफेंडेंट है उसने सिर्फ प्राइस बताया, उसने ये नहीं बताया कि वो उसको बेचना चाह रहा है। तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात आती ही नहीं है, तो वो लायबल नहीं है इसको बेचने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया। ठीक है, तो ये होते हैं इसके इसेंशियल पॉइंट्स, और कुछ अदर इसेंशियल पॉइंट्स भी हैं जो कि सेक्शन में नहीं दिए हैं लेकिन जो कि जजमेंट्स के थ्रू आए हैं, जैसे कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, ऑफर मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें मतलब कन्फ्यूज़न हो, कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होनी चाहिए। एक आता है हमारा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर ये होता है कि जब इसको चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए है, ठीक है, वो बी को अपना एक प्लॉट बेचना चाहता है, ठीक है, 1000 रुपये में। बी भी उसका यही प्लॉट ख़रीदना चाहता है 1000 रुपये में। अब क्या होता है, एक दिन दोनों एक दूसरे को मतलब लेटर के थ्रू भेजते हैं लिखकर कि पहले ए भेजता है कि मैं आपका जो है ये आपका ये प्लॉट 1000 रुपये, मैं अपना प्लॉट 1000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, बी भी उसी दिन उसी टाइम पर लिख के भेजता है कि मैं भी आपका प्लॉट 1000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों लेटर क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस होने का मतलब दोनों सेम टाइम पर पहुँचते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर क्या किसी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया? नहीं, यहाँ पर किसी ने भी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। ये दोनों की तरफ से सिर्फ प्रपोजल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ है जब तक कि इन दोनों में से एक पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, इस पर केस था हमारा हाइट वर्सेस रेंज का, सेम जो मैंने बताया ऐसे ही हुआ था उसमें। दूसरा होता है हमारा काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र में क्या होता है, काउंटर ऑफ़र सीधा सीधा ये है बार्गेनिंग करना। जैसे कि ए बी से कहता है कि मैं ये एक पेन ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब वो उससे पूछता है इस पेन का प्राइस क्या है, तो बी बताता है 10 रुपये। तो कहता है नहीं नहीं मैं 10 रुपये में नहीं, मैं 9 रुपये में ख़रीदूँगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने इसको 10 रुपये प्राइस बताया था, इसने मना कर दिया कि नहीं मैं 9 रुपये में ख़रीदूँगा। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑफ़र था वो क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया और दूसरा वाला शुरू हो गया। मतलब पहला वाला ख़त्म हो गया है, अब दूसरा वाला शुरू हो गया है। दूसरा प्रपोज़ल, पहला वाला जो प्रपोज़ल था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब जो है बाई चांस मान लीजिए बी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं 9 में नहीं बेचूंगा, तो ये कहता है कि ठीक है अब मुझे 10 में दे दो। अब बी ने मना कर दिया, तो क्या इसको स्यू कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो प्रपोज़ल था वो ख़त्म हो चुका है। तो हर काउंटर ऑफ़र के साथ जितने भी प्रपोज़ल किए जाते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा काउंटर ऑफ़र। एक होता है इनविटेशन टू ऑफ़र। इनविटेशन टू ऑफ़र क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफ़र में हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी ऑफ़र नहीं दिया जाता। यहाँ पर ऑफ़र देने के लिए ही ऑफ़र एक निकाला जाता है, सीधे सीधे समझ लीजिए। जबकि कोई पर्सन किसी सामने वाले से चाह रहा है कि वो हमें आकर ऑफ़र दे, तो इसको कहते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र।
हम आपको ऑफ़र देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, आप हमें आके ऑफ़र दीजिए, ठीक है, ये ऑफ़र नहीं है। तो इनविटेशन टू ऑफ़र जब हम देते हैं तो अगर कोई ऑफ़र देता है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान लेते, ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप जैसे कि मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर कोई भी आपको कपड़े वगैरह टंगे हुए प्राइस टैग के साथ दिखते हैं, ठीक है, कोई 1000 रुपये की जैसे आपको सूट कुर्ता वगैरह जो भी दिखते हैं 1000 रुपये के, ठीक है, तो वो क्या है, वो है इनविटेशन टू ऑफ़र कि आप आइए हमको ऑफ़र दीजिए, ठीक है। अगर आप वहाँ से उस कुर्ते को उठाकर कैश काउंटर पर लेकर जाते हैं और अगर वो आपको मना कर दें ये बेचने के लिए कि नहीं हम आपको ये नहीं बेच सकते, तो क्या आप उनको स्यू कर सकते हैं? नहीं, आप उनको स्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ऑफ़र नहीं था, ये सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र था। इनविटेशन टू ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट में कंक्लूड नहीं होता। अगर आप जाते हैं और उसने 1000 रुपये में देने के लिए बोला तो आपने उसको ऑफ़र दिया है, ठीक है, 1000 रुपये में। अब वो अगर इसको एक्सेप्ट करता है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये सब इनविटेशन टू ऑफ़र होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक बुक कैटलॉग्स होते हैं, बुक्स ऐसे लगी हुई होती हैं, जैसे मिंत्रा पे आप शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पर आप शॉपिंग करते हैं, ये सब इनविटेशन टू ऑफ़र के ही एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक लैंडमार्क केस था, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेनिया एंड बूट कैश 1952 का, ठीक है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, मतलब इस केस में क्या था, इस केस में ये हुआ था, इस केस में एक यही फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ये कंपनी थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, इस कंपनी ने अपने पास प्रोहिबिटेड ड्रग्स रखे हुए थे। तो एक कस्टमर आता है, उन ड्रग्स को देखता है और वो ख़रीदने के लिए जा रहा होता है। जैसे ख़रीदने के लिए जा रहा होता है, वहाँ पर रेड पड़ जाती है, तो वो उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो बाद में जो कोर्ट है वो ये हेल्ड करता है कि उसको यहाँ पर, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो वहाँ पर प्रिपरेटेड ड्रग्स रखे हुए थे वो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफ़र था और वो उसको जा रहा था ऑफ़र करने के लिए कैश काउंटर पर। उसने अभी तक कोई ऑफ़र दिया नहीं था, उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस आ गई, उनको पकड़ के ले गई, ठीक है। तो इसीलिए उसको लायबल नहीं माना गया। और जो शॉपकीपर था वो भी सिर्फ पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स के लिए ही लायबल किया गया, ना कि सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेल कंक्लूड हुआ ही नहीं था। तो ये होता है हमारा ऑफ़र यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। एक और पॉइंट, ऑफ़र भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल ऑफ़र, एक होता है स्पेसिफिक ऑफ़र। जनरल ऑफ़र क्या होता है? जनरल ऑफ़र होता है जो कि पूरी पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, मतलब उसमें से जो भी इसको एक्सेप्ट कर ले उसी के लिए ही ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो भी इसकी अगर कोई ऑफ़र निकाला और जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल कर देता है तो वो ऑफ़र कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और स्पेसिफिक क्या होता है? जो कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाए। अब जनरल ऑफ़र पर हमारे एक लैंडमार्क केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये आपने सुना ही होगा, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी थी, उसने ये बोला था कि हमारी ये स्मोक बॉल को खाने के बाद जो भी किसी को भी इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा, और अगर कोई इन्फ्लुएंज़ा किसी को होता है तो हम, एक बैंक थी उसमें उन्होंने 1000 पाउंड्स किए थे, 10,000 पाउंड्स उन्होंने उस बैंक में जमा कर दिए थे और बोला था कि अगर किसी को भी हमारी स्मोक बॉल खाने के बाद अगर इन्फ्लुएंज़ा होता है तो हम उसे 1000 पाउंड देंगे। और इस बात की गारंटी के लिए कि हाँ देंगे, उन्होंने उस बैंक में 10,000 पाउंड्स वो जमा करा दिए थे। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि क्योंकि उन्होंने फिर बाद में एक जो लेडी थी उसने उनकी, मतलब जो कि स्मोक बॉल थी वो बिल्कुल उन्हीं कंडीशंस के साथ ली जैसा कि उन्होंने अपनी मेडिसिन में प्रिस्क्राइब किया था, उसी हिसाब से उसने ली, लेकिन उसको खाने के बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, उसने कंपनी को सू किया। तो कंपनी ने बोला कि ये तो सिर्फ एक पफिंग थी, मतलब ऐसे बोल देते हैं ना अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि हाँ हाँ कि लोग खरीदें ताकि। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपने जो पैसे बैंक में जमा कराए वो दिखा रही है कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए इच्छुक थे, ठीक है। मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आप एक मियर एडवर्टाइजिंग कर रहे हों, आप इच्छुक थे, आपका बैंक में पैसे जमा कराना जो था वो ये दिखाता है कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे। और लेडी ने आपकी जो है
वो सारी कंडीशंस जो है फुलफ़िल की, तो ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जनरल ऑफ़र भी एक ऑफ़र होता है। तो जो पर्सन जनरल ऑफ़र में दी हुई कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल करता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ करता है, तो इसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब जनरल ऑफ़र का कहाँ दिया हुआ है, तो सेक्शन 8 देखिए यहाँ पे किया हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल और ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। तो कोई भी कंडीशन, प्रपोजल की अगर कोई भी कंडीशन को फुलफ़िल कर देता है तो वहाँ पर माना जाता है कि हाँ, उसने प्रपोजल दिया है और उसकी प्रपोजल की कंडीशन के हिसाब से कोई काम करता है तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाता है। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था। ठीक है, अब देखिए रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र या प्रपोज़ल कैसे होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, प्रपोज़ल और जो ऑफ़र होता है वो सेम ही होता है। इंडियन लॉ में प्रपोज़ल बोला जाता है और ऑफ़र इंग्लिश लॉ में बोला जाता है। ठीक है, अब रिवोकेशन कैसे होता है ये हम चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी के लिए इतना। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।